नॉर्मली स्केलेबिलिटी जब हम डब्ल्यूएसए की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके नोड्स बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा बैटलफील्ड सर्वेलेंस में आपके ऊपर से सेंसर नोड्स गिराए 1000 नोड्स थे, ठीक है, वो सही काम कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, आपके पास डेटा आ रहा है 1000 नोड से, आपको पता चल रहा है कि 1000 नोड से, फिर आप देखते हैं अचानक ऐसा आपके नोड्स डाई होना शुरू हो गए, फेल होना, मे बी फिजिकल डैमेज हो, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, या टाइम लगेगा, फ्लड आ चुका है, अब ऊपर से सेंसर्स गिरा रहे हैं, ऐसे सेंसर्स जो कि ह्यूमन प्रेजेंस बताएंगे। तो जहां जहां ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्ट होगी आपके सिस्टम में, जो आपका एनडीएमए का सेंट्रल कंट्रोल रूम होगा, वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी लोकेशन के साथ कि यहाँ पे ये जो नोड है इसने ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्ट की है। तो आप फौरन अपनी रेस्क्यू टीम को कश्तियों या बोट्स के थ्रू उस पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यानी ये बता रहे हैं कि हम डिप्लॉय किस किस तरह कर सकते हैं। अगर हम खुद नहीं पहुंच सकते तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, ड्रॉपिंग फ्रॉम प्लेन, या फिर डिलीवरिंग इन आर्टिलरी शेल रॉकेट और मिसाइल। क्योंकि बैटलफील्ड सर्वेलेंस कैसे करोगे, आपका जहाज आएगा तो वो हिट भी हो सकता है, तो आप एक मिसाइल फेंक सकते हैं जो कि पूरा एक गोला लेके जाएगा, वहां जाके फटेगा तो ऑटोमेटिकली आपके उसमें से नोट्स निकलेंगे इंस्टीड ऑफ एनी अदर थिंग, और वो पूरी रीजन में फैल जाएंगे। तो ठीक है, ये कर सकते हैं। या थ्रोइंग बाय अ कैटापल्ट, क्या होता है कैटापल्ट, फ्रॉम अ शिप बोर्ड, वो ये होगी ना बात। तो क्या होता है कि आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ठीक है ना, शिप्स पे जो गुलेल होती है, गुलेल सुना ही है, यूं हम फेंकते हैं ना, तो इसी तरह यानी एक तरह से आप किसी शिप पे कैटापल्ट मौजूद होता है, उसके थ्रू आप गोला बारूद भी फेंक सकते हैं और आप सेंसर्स भी फेंक सकते हैं, ठीक है ना। कि यानी आप किसी बंदरगाह के करीब है लेकिन आप जा नहीं सकते, उस शहर तक पहुंचाना है, तो यू कैन यूज शिप। या किसी आइलैंड पे, ठीक है ना, अब आप जाने से पहले उस आइलैंड को मॉनिटर करना चाहते हैं कि वहां पे क्या कोई ह्यूमन प्रेजेंस है, क्या कोई और प्रेजेंस है, कि आपके सेंसर्स ऐसे हो सकते हैं जो साउंड को डिटेक्ट करके दें, जो बीइंग प्लेस्ड वन बाय ह्यूमन और अ रोबोट, यू कैन यूज रोबोट्स, ठीक है ना। तो आप रोबोट्स को यूज कर सकते हैं, और रोबोट क्या करेंगे, जाके वन बाय वन, क्योंकि आप अगर खुद नहीं जा सकते तो रोबोट्स को यूज करेंगे, और अगर आप खुद जा सकते हैं, जैसे आप वेदर के लिए कर रहे हैं, वेदर फोरकास्ट, तो आप खुद से जाके डिप्लॉय कर सकते हैं बाय ह्यूमन, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ नोड्स हमें लगाने हैं। तो ये प्री डिप्लॉयमेंट फेज हो गया। इनिशियल डिप्लॉयमेंट इसकी मस्ट रिड्यूस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी अब आपको प्लान करना है, ऐसे नहीं कि बिलावजह आप एक्सेस कर सकते थे फिजिकली इजीली, ठीक है, और फिर भी आप यूज कर रहे हैं एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर्स का, तो इट विल इंक्रीज दी डिप्लॉयमेंट कास्ट। तो इसलिए रिड्यूस करनी है, आपको क्या करनी है, रिड्यूस इंस्टॉलेशन कास्ट। You also have to try to eliminate the need for any pre-organization and pre-planning. कोशिश करना है कि आपके नोड्स सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हों, ठीक है ना, और आपको उनको डिप्लॉय करने के बाद कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए उनमें। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट, ऐसी टोपोलॉजी चूज करो कि अगर नोड्स आगे पीछे हो जाते हैं तब भी वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। प्रोमोट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस, अब इसी बात है, आपके डिप्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप वन बाय वन खुद लगाओगे तो हो सकता है कि डैमेज कम हो, लेकिन अगर एक मिसाइल में भेज रहे हो, एक प्लेन के थ्रू आप सेंसर्स को डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ आपके सेंसर्स शुरू में डैमेज हो जाएंगे फर्स्ट डिप्लॉयमेंट फेज में ही। देखिए हमारे पास इनका क्वेश्चन है कि कैसे मैनेज होते हैं, बहुत सारे नोड्स, 1000 नोड्स हैं, 100 नोड्स हैं, इस तरह से ना, ये 1000 में से 50 निकल जाते हैं। तो हम बार बार जो बता रहे हैं कि ये एक रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और इट इज़ इमर्जिंग फील्ड, इसमें बहुत सारा काम हो चुका है और आगे काम चल रहा है। तो ये जो काम हमें करवाते हैं, इन एल्गोरिथम्स को कहा जाता है, कुछ राउटिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है ना, हम इफिशिएंट राउटिंग एल्गोरिथम्स बनाते हैं, और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की एल्गोरिथम्स भी होती हैं जो ऑटोमेटिकली उस नोड को सेल्फ कॉन्फ़िगर कर रही होती हैं। क्या होता है कि जब आपके नोड आपस में कोऑर्डिनेट करना शुरू करते हैं तो उनकी रेंज में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसका जो वायरलेस के लिए
कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है वो ऑन हो जाती है। वो बीकन सेंड, एक टर्म होता है बीकन, बीकन मतलब वायरलेस सिग्नल्स, वो सेंड करना शुरू कर देगा हर नोड, और एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग करना शुरू करेगा कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, और उन सब में सेम एल्गोरिथम होता है इनक्रिप्टेड वे में। अगर बैटलफील्ड सर्वेलेंस है तो वो सिक्योर भी होते हैं, इनक्रिप्टेड मैनर में कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कोई मैसेज अगर कोई और रीड भी कर लेगा तो समझ में नहीं आएगा क्या है, नोड टू नोड ही वो समझ सकते हैं, तो वापस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक नेबर टेबल बन जाता है कि मेरे नेबर में को कितने नोड्स हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर दें, पावर कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, बस वो एक आईडी शेयर करेंगे, उसे पता चल जाएगा कि सेम कैटेगरी का अगर नोड है तो उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, यानी उसकी वही कैपेबिलिटीज है जो मेरी हैं। ठीक है, अब जब रिक्वेस्ट आती है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया यहाँ से कि इस नोड से टारगेट नोड है डेटा चाहिए, तो अब इसको पता है मेरा ये भी नेबर, ये भी नेबर, ये भी नेबर, ये जो इसकी रेंज में आ रहे हैं, इसके रेडियस में आ रहे हैं, इसकी छोटी सी कम्युनिकेशन रेंज है, यूँ समझ लीजिए 4-5 होप आगे का उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ वो अपने इमीडिएट नेबर्स को जानता है। ये अल्गोरिथम चेंज इन सेंसर नोड्स, यानी कि जब डिप्लॉयमेंट हो जाती है उसके बाद टोपोलॉजी क्यों चेंज होती है, क्या रीजंस हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखना है। तो अगर आपका मोबाइल WSN था तो पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर मोबाइल नहीं भी था, स्टैटिक था, आपने गिरा दिए नोड्स, तो हवा की वजह से फ्लूइड आ गया, पानी में भेज सकते हैं नोड्स। ठीक है ना, किसी और कोई ऐसे नोड्स हो सकते हैं जो किसी एनिमल के ऊपर गिर गए तो उनके साथ मूव कर सकते हैं, कोई दरख्त में फंस गए जो हवा के झोंके से आगे पीछे हो सकते हैं। तो इनिशियल डिप्लॉयमेंट में जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो टोपोलॉजी की रेट होती है, वो चेंज हो सकती है ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंसर नोड, रीचेबिलिटी, कभी कभी नोड जो है रीच नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू जैमिंग, नॉइस, मूविंग ऑब्स्टिकल्स एटसेट्रा। अवेलेबल एनर्जी, क्या होता है कि अगर ये देखें, अब ये नोड कहता है कि मेरी बैटरी बहुत कम रह गई है, आई एम गोइंग टू डाई इन 5 सेकेंड्स, आई एम गोइंग टू डाई इन 5 सेकेंड्स, मतलब वो बता रहा है। तो ये जो नेबर सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, तो इस नोड के पास जैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, ये इसके थ्रू डेटा भेज रहा था, अभी डेटा चल रहा है और भी डेटा भेजना है, तो इसको पता चल गया इसको कि ये नोड कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, अल्टरनेट पाथ, अब इसको देगा डेटा, सपोज इसको, पर यहाँ से फिर यहाँ कनेक्ट होंगे, या फिर ये इसको देगा, ये फिर इसको देगा, और फिर यहाँ डेटा आएगा, ये रूट चेंज होगा। ठीक है, तो ये हम बात डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है जब खत्म हो रही होती है तो तब भी टोपोलॉजी चेंज होती है, टोपोलॉजी चेंज हो गई ना, पूरी उसका नेटवर्क की नक्शा ही चेंज हो गया डेटा सेंड करने का। माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है, मतलब कोई नोड है जो एनिमी के हत्थे चढ़ गया बैटलफील्ड सर्वेलेंस में, तो उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर जो उसका टास्क था अचीव नहीं कर पा रहा है, वी कॉल इट माल फंक्शन। ठीक है ना, तो इट इज एसेंशियल टू हैव सम मैकेनिज्म्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन नेटवर्क टोपोलॉजी एंड टू मैनेज इट ऑटोनोमसली आफ्टर डेवलपमेंट फेज। हमारा गोल ये है, लास्ट पॉइंट हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई यू हैव व्हेन यू आर डिजाइनिंग दी WSN, मैंने कहा ना जब प्लान करो डिप्लॉयमेंट का, तो आपको ज़हन में रखना है कि भाई मैं टोपोलॉजी कौन सी यूज़ करूंगा, और जब मैं टोपोलॉजी फलां यूज़ करूंगा तो डिप्लॉयमेंट का मेथड क्या होगा, अगर डिप्लॉयमेंट का मेथड होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है ना, और उसके इम्पैक्ट का नतीजा ये हो सकता है कि डिप्लॉयमेंट के बाद फौरन मेरा नेटवर्क फेल हो जाए। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि खला में जाने के लिए रॉकेट भेजे जाते हैं, कुछ अपने मिशन में सक्सेसफुल होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। यही होता है ना, क्योंकि अप्लाई तो कर दिया आपने, स्टार्ट तो कर दिया मिशन, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हुए। तो कभी कभी WSN अगर बैटलफील्ड सर्वेलेंस के लिए जा रहा है, तो अगर प्रॉपरली आपने प्लान नहीं किया तो स्टार्टिंग में डिप्लॉयमेंट फेज में ही फेल हो सकता है, क्योंकि आपका राब्ता ही नहीं हो रहा आपके बेस स्टेशन से। ठीक है ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि किस तरह से हम टोपोलॉजी को मेंटेन करेंगे।